हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे जीके के मॉक टेस्ट नंबर 8 में, जहां मैं आपको कराने वाली हूं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस फॉर योर जीके सेक्शन ऑफ योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपने अभी तक कोई भी जीके का प्रीमियम मॉक स्किप नहीं किया होगा। अगर आपका कोई मॉक स्किप हो भी गया है तो जल्दी से उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में एक चीज़ स्पेशल रहने वाली है। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस तो होंगे ही, बट एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी आपके होम असाइनमेंट के लिए, जिसका आंसर आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी तक तो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप उसके बाद अपना आंसर मुझे बताते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताते हैं। पर एक क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको नहीं बताऊंगी और वो होगा आज हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ, तो ज्योमेट्री स्कूल आपके लिए लेके आया है डिफरेंट बैचेस फॉर ऑल द कोर्सेज, लाइक टारगेट बैच फॉर RIMC, सफलता बैच फॉर RMS एग्जामिनेशन एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए कर्तव्य बैच, जो कि हमारे हॉस्टल बैच है, जो हम अपने हॉस्टल में स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 1 जनवरी। 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है। तो पेरेंट्स के साथ जल्दी से आए, हॉस्टल विजिट करें और अपनी सीट बुक कराएं, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से, घर रहकर ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं घर रहते हुए, जिसमें आपको करना होगा वेबसाइट को एक बार आप विजिट करें, या आप हमारी एप्लीकेशन को भी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.geometryschool.in। यहाँ से आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन और उसी के थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से डेमो को बुक किया जा सकता है। साथ ही डेमो बुक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी क्लासेस के लिए कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मिलेंगी 8 to 5 PM क्लासेस। एवरी डे मिनी मॉक होंगे, जितना भी टॉपिक कवर कराया जाएगा। महामॉक कंडक्ट किए जाएंगे, जितना भी सिलेबस आपका हो जाएगा। थर्सडे और संडे को हम महामॉक कंडक्ट करते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज फी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 1 मंथ के बेस पर भी कोई भी यहाँ पर कोर्स अवेल कर सकते हैं। आप 1 मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं। कोई भी ह्यूज अमाउंट आपको यहाँ पर देने की एक साथ नीड नहीं है। जब आपके बच्चे को लगे कि वो तैयारी यहाँ पर रहकर कर सकता है, उसको यहाँ का मौसम या कुछ भी वो अपने आप को यहाँ पर अडेप्ट कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, तो ही आप यहाँ पर इकट्ठा फीस जमा करें, वरना आप मंथली फीस भी सबमिट कर सकते हैं। प्रिपरेशन कोई भी एग्जाम का हो, RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या नवोदय, आने से पहले अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज आपके लिए है 25 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन होगा आज आपके होम असाइनमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय सीड कोट? सीड कोट का क्या मतलब होता है? हार्ड कवर अराउंड द food stored, hard cover around the baby plant, the protective outer coat of a seed, hard cover around the roots of the plant। और आपका समय स्टार्ट होता है। अब आपको बताना होगा, आपके पास है 10 seconds to do this answer। ओके स्टूडेंट, एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, सीड कोट बेसिकली क्या होता है? दिस इज योर सीड। तो जो यहाँ पर इसकी आउटर कवरिंग होती है, दिस इज द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ अ सीड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? अगर आपको सीड को जर्मिनेट करना है, उसकी डोरमेंट स्टेज से बाहर लाना है, तो यहाँ पर सीड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। एंड योर टाइम डन। तो यहाँ पर टाइम अप होते हुए, तो यहाँ पर अगर आपको कोई सीड ग्रो करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है? वाटर आपको देना होगा, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मींस सनलाइट उसको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, एंड गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही चूज किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जाने के लिए जो
यहाँ पर प्रोसेस होता है फ्लावर में, मीन्स जो आपके मेल गैमीट होते हैं, मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन आर द मेल गैमीट, और उन्हें एंथर से जब वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंड यू हैव 5 सेकेंड्स टू डू दिस आंसर। एंड योर टाइम अप। तो जो यहाँ पर आपके बाइसेक्शुअल फ्लावर होता है या कोई भी यूनिसेक्शुअल फ्लावर होता है जिसमें ये जो हमारे एंथर्स होते हैं जिसमें से पोलन ग्रेन निकलता है और ये यहाँ पर लैंड करने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ये 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर या सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पर यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं तो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, और जब ये सेम स्पीसीज के लेकिन अलग प्लांट पर मूव करते हैं तब ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होते हुए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयरन नेल विल डैश इन वाटर। जो हमारी एक आयरन की नेल होगी वो वाटर में क्या करेगी? फ्लोट, सिंक हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी या डू नॉट मिक्स। तो चलिए आपके पास 5 सेकेंड्स है अपना आंसर देने के लिए। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर ये क्या कर जाएगी? पानी के अंदर सिंक हो जाएगी। आपने देखा है जब भी कोई आयरन नेल या आयरन कोइन होता है वो क्या कर जाता है? उसके अंदर सिंक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने एरिया को ये क्लोज कर रही है, जितने एरिया से ये पास हो रही है बेसिकली, तो उसकी डेंसिटी क्या है? इससे उस वाले अमाउंट ऑफ वाटर से नेल की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तो ये क्या कर जाएगी? उसमें सिंक कर जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लार्ज एरिया वेयर wild animals and birds are protected is called dash. Zoo, flora, sanctuary या all are correct. Your time start now. You have 5 seconds. एंड टाइम अप। तो यहाँ पर आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो जो लार्ज एरिया है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को या कोई भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो दे आर नोन एज सेंचुरी। बेसिकली वी कॉल देम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ उनके नेचुरल हैबिटेट्स में उनको क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। जू में बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पर ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। फ्लोरा हम बात करते हैं तो दीज आर नोन एज द plants. So C is the correct answer. Move on to the next question. Dash was launched by the government in 1973 to save Indian tigers. Indian tigers को सेव करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम है? And your time start now. एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो आपका है प्रोसेस दैट इज, जैसे गंगा एक्शन प्लान मैंने आपको बताया था 1985 में, इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है हमारे इंडियन टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन 1973। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Dash National Park in Assam is a key wildlife reserve for rhinoceros, and your time start now. एंड टाइम अप। तो यहाँ पर आसाम का एक नेशनल पार्क है जो कील वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, किसके लिए? राइनोसोर्स के लिए। तो दिस इज पेरियार, मानस, काजीरंगा और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज काजीरंगा। काजीरंगा इज द नेशनल पार्क दैट इज इन आसाम, जहाँ पर हमारे वर्ल्ड के 90% ऑफ राइनोसोर्स तो इसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में पाए जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीरू और तिब्बतन एंटेलोप इज किल्ड फॉर इट्स फर विच इज यूज टू मेक एक्सपेंसिव वूल। यहाँ पर चीरू और जो तिब्बतन एंटेलोप है उसको क्या किया जाता है? किल कर दिया जाता है, पॉचिंग कर दिया जाता है उसके एक्सपेंसिव वूल के लिए, क्योंकि उससे कौन सा एक्सपेंसिव वूल बनाया जाता है? कश्मीरी वूल, लद्दाख वूल, पश्मीना एंड शहतूश। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 8 seconds टू डू दिस आंसर। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो आपका चीरू होता है या जिसको तिब्बतन एंटेलोपे भी कहा जाता है, उससे एक एक्सपेंसिव वूल बनाया जाता है जिसको कहते हैं शहतूश वूल। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इससे शॉल बनाए जाते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव वूल माना जाता है ये। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
Move on to the next question. What is illegal hunting illegal hunting of animals for their valuable parts? यहाँ पर एनिमल्स को इलीगली किल किया जाता है उनके कीमती अंगों के लिए, तो ये क्या कहलाता है? ये हैबिटेट, एंडेंजर्ड, पोचिंग या नन ऑफ दीज? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्योंकि जानवरों को मारना भी क्या है? अवैध है, इलीगल है, तो इलीगली उन्हें किल करने के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर पोचिंग इज द टर्म, और जो इस चीज को करते हैं द पर्सन्स दे आर नोन एज पोचर्स। और जानवरों को इलीगली किल करना उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क के लिए, यहाँ पर तो जिनसे हम कुछ भी अपने वैल्यूएबल चीजें बना लेते हैं, लाइक लेदर हमें मिलता है, टस्क से हम मेडिसिनल दवाइयाँ बनाते हैं। एशियनेटिक दवाई बनाई जाती थी पहले हाथी के दांतों से, राइनोसोर के कैरेटिन सींग, जो उसका राइनोसोर का वन हॉर्न होता था, तो उनके वैल्यूएबल पार्ट्स के लिए उनको किल करना क्या कहलाता है? पोचिंग। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंग वन ऑफ वुल्फ, वुल्फ के यंग वन को क्या कहा जाता है? बच्चों ये चैप्टर है आपका यंग वंस ऑफ एनिमल्स, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा एक। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। यू हैव 5 seconds टू डू दिस आंसर। यस, एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर वुल्फ को जो बेबी होता है उसको कहा जाता है पप। तो जैसे डॉग का बेबी होता है पपी, बियर के बेबी को, लायन के बेबी को, टाइगर के बेबी को, सबको क्या कहा जाता है? कब कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉग के बेबी को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। साथ ही इन्फेंट हम किसके बेबी को कहते हैं? हमारे जितने भी एव्स होते हैं ह्यूमन के बेबी को इन्फेंट कहा जाता है। तो पप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आपको पता है, दीज आर द ट्रीमर्स ऑन द सेस्मिक वेव्स, जो हमें झटके लगते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। तो इन वेव्स का अगर आपको स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड मेजर करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। गोल्ड लीफ मॉडल, इलेक्ट्रोस्कोप, सेस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। एंड योर टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है अर्थक्वेक का वो किया जाता है सेस्मोग्राफ से, और रिक्टर स्केल को यूज किया जाता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। अगर आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है तो यू विल यूज रिक्टर स्केल, एंड अगर हमें उसका स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड देखना है कि कितने स्ट्रेंथ का यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो सेस्मोग्राफ इसके लिए यूज किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट अभी तक आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज इन द स्टमक? स्टमक में जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो जूस होता है, दैट इज पैप्सिन, तो उसका क्या नेचर होता है? मैं आपको पहले भी वीडियोस में क्वेश्चन करा चुकी हूँ वैरायटी ऑफ तरीके से। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, उसका क्या नेचर होता है? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 5 seconds टू डू दिस क्वेश्चन। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर जो हमारा, आपने देखा है कि हमारे स्टमक में क्या सिक्रीट होता है? HCl, एसिड। तो यहाँ पर जो HCl है उसका क्या नेचर है? दैट इज एसिडिक इन नेचर। 7 से कम होता है इसका pH। तो ये कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जिससे कि आपका पैप्सिन जो है वो, पैप्सिनोजन जो है वो पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो क्या नेचर होता है इसका? एसिडिक इन नेचर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए, फूड के लिए, उनको क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर मसल, विलाई, ट्रैकिया, काइम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर वो कहलाती हैं विलाई। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली उसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनमें होती है फिर ब्लड वेसल्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज विलाई, जो यूज होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, साथ ही टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया और फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दीज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
concentrations are known as villi. तो B is the correct answer. Move on to the next question. कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव बच्चों आपका सेकंड चैप्टर ही है जनरल साइंस में. फूड प्रिजर्वेटिव बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं या हमारे कुछ होममेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड को माइक्रोब से बचाते हैं. माइक्रोब उन पर ग्रो ना हो जाए, उसको स्पॉइल ना कर दे. तो फूड को स्पॉइल होने से बचाने वाले कौन से कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव यहाँ पर इनमें से है. तो चलिए चूज करिए अपना आंसर और जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर आज कितना आ रहा है. एंड टाइम अप. तो यहाँ पर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, मर्क्यूरिक क्लोराइड और बोथ ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. बच्चों ये दोनों ही केमिकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं फॉर द एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. फॉर द पिकल्स के लिए हमें यूज करते हैं. बेसिकली इन्हें केमिकल को फूड में यूज करने से हमारे फूड का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होते हैं. तो बोथ ए एंड बी. इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर ले क्योंकि घर में तो हमारे पास बहुत आइटम है. लाइक हमारे पास सोल्ट है, बॉइलिंग करना मेथड है, हम रेफ्रिजरेटर कर सकते हैं, फूड को फ्रीजिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं. लेकिन साथ ही ये दो केमिकल और अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो हम यूज करते हैं फॉर द फूड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड. जो आपका खाना खराब हो जाता है वो एक कैसा चेंज है? जल्दी से अपना आंसर बताइए. फिजिकल चेंज, टेम्परेरी चेंज, केमिकल चेंज या ऑल ऑफ द अबव. एंड टाइम अप. तो ये कैसा चेंज है? एक बार आपका फूड खराब हो गया तो आप इसे वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते. अब आप उसे वापस से ठीक नहीं कर सकते. तो अगर आपका फूड खराब हो गया है तो इट इज अ केमिकल चेंज. क्योंकि केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? इट इज अ परमानेंट टाइप ऑफ चेंज और इट इज इरिवर्सिबल. कैसा है? परमानेंट है और इरिवर्सिबल है. इसे आप रिवर्ट नहीं कर सकते. तो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज क्योंकि उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. Fishes breathe through their special organ are called spiracles, malpighian tubules, gills और skin. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. फिशेस कैसे ब्रीथ करती हैं जल्दी से बताएंगे. एंड योर टाइम अप. वेरी सिंपल. फिशेस के पास क्या होते हैं? जो हमारे एक्वेटिक फिशेस होती है, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बेसिकली दे हैव द गिल्स. उनके पास गिल्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं. फ्रॉग जैसे स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है. मेल्फेगियन ट्यूब्स होते हैं. कॉकरोचेस अर्थ फॉर्म के स्पार्कल्स होते हैं. तो यहाँ पर गिल्स किसके पास होते हैं? फिशेस के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं टू ब्रीथ. तो सी इज द करेक्ट आंसर. द सप्तऋषि इज ऑल्सो नोन एज. बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साइंस का यहाँ पर सोलर सिस्टम, जिससे एवरी ईयर प्लैनेट को लेके या सैटेलाइट को लेके क्वेश्चन आता है. तो सप्तऋषि जो कि हमारा कॉन्स्टिलेशन है उसको क्या भी कहा जाता है. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम अप. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है इसके लिए? ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, बिग डिपर या ऑल आर करेक्ट. तो ऑल आर करेक्ट क्योंकि जो आपका ये 7 स्टार्स का यहाँ पर बनता है दिस इज योर सप्तऋषि. हम इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि. इट इज लाइक अ बिग लेडल भी हम इसको बोलते हैं. साथ ही ग्रेट बियर इसको कहा जाता है. अर्सा मेजर, बिग डिपर भी इसको कहा जाता है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल आर करेक्ट. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द लार्ज नंबर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में लार्ज नंबर ऑफ डस्टी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बेल्ट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. दीज आर नोन एज कॉन्स्टिलेशंस, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स या नन ऑफ these. Your time start now. What we call them? एंड योर टाइम अप. तो बेसिकली जो आपके मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है एक रॉकी पार्टिकल्स की, दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स. और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो यहाँ पर इस बेल्ट में ये पाए जाते हैं डस्टी पार्टिकल, उनको क्या कहा जाता है? तो दीज आर द एस्टेरॉइड्स. और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों सोलर सिस्टम में से. आप इसको मार्क कर लीजिए. सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिनको आप जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते हो, जो इजीली एग्जॉस्ट हो सकते हैं. दे आर द एग्जॉस्टिबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पर आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सेट चूज करना है. एंड यू हैव 10 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन.
एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोल, कोल, गैस, सन, फॉसल फ्यूल एंड विंड, वाटर, पेट्रोल एंड कोल, वाटर, विंड एंड सनलाइट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैसेस, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं। बाई इन्हें ही हम क्या कहते हैं? फॉसल फ्यूल, क्योंकि ये किससे बने हैं? बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बाय विच दे आर फॉर्म, दिस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जब वो ब्यूरीड हो जाते हैं अंडर द प्रेशर ऑफ द अर्थ और हाई टेम्परेचर, दे कन्वर्टेड इनटू द फॉसल फ्यूल, और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। फॉसल फ्यूल का बनना इज नोन एज कार्बनाइजेशन, और यही है जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rani is very conscious about pollution, so to reduce the effect of pollution, which fuel should she use for her vehicle? अपने व्हीकल में वो कौन सा फ्यूल यूज करे जिससे कि वो पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर सके? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। एलपीजी आपको पता है इट इज़ योर कुकिंग गैस, तो ये तो यूज़ नहीं हो सकती है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी यूज़ होते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए, बट यहाँ पर पोल्यूशन की बात हो रही है, तो हमें कौन सा फ्यूल यूज़ करना है? दैट इज़ इको फ्रेंडली। तो यहाँ पर इको फ्रेंडली फ्यूल आपका कौन सा है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये कैसी गैस है हमारी? एक आजकल देखा हो एनसीआर रीजन और सब जगह पर अब हमारे सीएनजी के ही व्हीकल्स यूज होने लगे हैं, तो ये बहुत ही लेस पोल्यूटिंग गैस है जो बहुत कम पोल्यूशन करती है। इट इसको हम इको फ्रेंडली गैस भी कहते हैं। पेट्रोल और डीजल आपके हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं लाइक SO2, CO2, जो हमारे पोल्यूशन करते हैं बहुत ज्यादा। कौन सा? एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? CNG। तो करेक्ट आंसर इज CNG। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द आंट मूव दे लीव देयर डैश ऑन द ग्राउंड। जैसे जैसे आंट मूव करती है तो वो अदर आंट्स को फॉलो करने के लिए क्या छोड़ते हुए चलती है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। फूड, स्मेल, सलाइवा, हार्मोन। एंड करेक्ट आंसर इज स्मेल। यस, जब आंट मूव करती है और आपने देखा है एक आंट को फॉलो करती हुई सारी आंट उसी के पीछे चल देती है। क्यों? बिकॉज दे लिबरेट अ केमिकल दैट हैज सम स्मेल, और इसी स्मेल को अदर आंट यहाँ पर फॉलो करती है। ये क्वेश्चन RS सैनिक स्कूल में आया हुआ भी है कि यहाँ पर जो हमारी आंट होती है वो एक दूसरे को फॉलो क्यों कर पाती है? तो बिकॉज ऑफ देयर अपने ग्रुप, अपने कॉलोनीज की स्मेल को पहचानते हुए वो चलती है। तो B इज द करेक्ट आंसर। The planet which has visible ring around is, your time start now। very simple question। कौन सा planet है जिसके चारों तरफ रिंग होती है? तो your time start हो चुका है आपका, जल्दी से बताएंगे आप। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट है जिसके अराउंड आपको एक विजिबल रिंग देखने को मिलता है? तो दिस इज योर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और मार्स। तो करेक्ट आंसर इज सैटर्न। सबसे लाइटेस्ट वेट का भी प्लैनेट है, सबसे लेस डेंसिटी है इस प्लैनेट की, वाटर से भी लेस डेंस है ये प्लैनेट। तो यहाँ पर सैटर्न के ही चारों तरफ आपको एक डस्ट पार्टिकल्स की रिंग नजर आती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहला व्यक्ति जो मून पर गए थे इन 1961 जुलाई। एंड योर टाइम अप। तो ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन, USA से थे, अमेरिका से, एंड इट वाज द नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1961 जुलाई 21 1961 को सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर पैर रखा था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? बेसिकली हमारी 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पर आपका जो ब्लड है, आपका जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो कौन सी यहाँ पर वेसल्स है जो एंटायर बॉडी में आपके ब्लड को लेके जाती हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर हमारी आर्टरीज होती हैं जिनका काम है ब्लड को हार्ट से लेके टू द एंटायर बॉडी के टिश्यूज तक लेके जाना। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके जाती है टू द एंटायर पार्ट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आती है हार्ट के पास? दीज आर योर वेन्स। तो इनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट के पास लेके जाना फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टरीज इज द करेक्ट आंसर। विच ग्लैंड सिक्रीट द
द इंसुलिन हार्मोन। कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी की जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है? बेसिकली इंसुलिन हार्मोन किसके लिए होता है? फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है इंसुलिन हार्मोन। एंड योर टाइम अप। तो विच ग्लैंड इज दिस? पेंक्रियाज इज द ग्लैंड दैट सिक्रीट द इंसुलिन हार्मोन। और पेंक्रियाज कैसी ग्लैंड है आपकी? एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, जो पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करती है और एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन किस में हेल्प करता है? फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, जिससे कि आपको डायबिटीज नहीं होता है। और इसके अंदर कौन सी सेल होती है? पेंक्रियाज के अंदर होती है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल, जो हेल्प करती है क्या सिक्रीट करने में? यहाँ पर पेंक्रियाज को हेल्प करती हैं इंसुलिन सीक्रेट करने में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, ये आपके 25 क्वेश्चन थे। दिस इज योर 26th क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फूड कैन नॉट प्रिजर्व बाय, इनमें से हम किस मेथड से फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं? दिस वन इज योर ए, कीप फूड कवर्ड विद प्लेट एट रूम टेम्परेचर, बाय बॉइलिंग, बाय स्टोरिंग एंड पैकिंग, बाय एडिंग कॉमन सोल्ट, शुगर, विनेगर। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप इस तरीके से मेंशन करेंगे कि 26 का आंसर ए है या बी है या सी है, और आज आपने 50 में से कितना स्कोर किया ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और किसी भी क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं वेट करूंगी आपके आंसर का कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका करेक्ट आंसर। बस सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे इसका आंसर जरूर बताएं। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।